नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल। हॉट सीट में स्वागत है आपका। हम हॉट सीट तमाम उन मुद्दों पे करते हैं, उन शख्सियत से करते हैं जो पूरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा चर्चित हो, बल्कि हम पूरे महीने की एनालिसिस रिपोर्ट भी शामिल करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी भी तरीके से किसी नाम के, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बल्कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान उनको सुनना, जानना और देखना चाहता है, समझना चाहता है कि आखिर वो कब क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के दशा और दिशा तय करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन की, जो बेहद ही शालीनता से, बेहद मुखर होकर हिंदुस्तान के हर मसले पर बेबाकी से राय रखते हैं। संयुक्त महामंत्री हैं बीएचपी के। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, हमने सही कहा ना, आप बहुत ही बेबाकी से लेकिन बेहद शालीनता से अपनी बात रखते हैं, और जब आप कहते हैं कुछ भी तो पूरा हिंदुस्तान उसको सुनता है, जानता है, समझता है और उसको अमल भी करता है। मैं पहले वाली बात से सहमत हो सकता हूं, बाद वाली से नहीं। पूरा हिंदुस्तान सुनता है या नहीं, मानता है कि नहीं, इसका निर्णय तो आप कर सकते हैं और आपके श्रोता कर सकते हैं। बेशक। सबसे पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। एक चीज़ जरूर जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी, कहते हैं कि हर शख्सियत के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। उसके आगे बढ़ने से पहले उसके पुरानी चीज़ों को बहुत लोग याद करते हैं और जानना चाहते हैं। आप, क्योंकि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान आपको, तमाम न्यूज़ इंडिया के दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ज़रा वो जानना चाहते हैं कि ये जो सफ़र आपने तय किया वो कैसे तय किया। मैं मूल रूप से दिल्ली चांदनी चौक का रहने वाला। जामा मस्जिद के पास ही मेरा घर हुआ करता था। बाल्यकाल से ही मैंने जिहादी मानसिकता का सामना किया है। मेरे अपने कई मित्र भी मुस्लिम समाज से आते थे, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें मेरे कुछ सहपाठी मुस्लिम भी थे। इसलिए मैंने हर प्रकार के चरित्र को देखा भी है और जामा मस्जिद के माध्यम से जिहादियों की भीड़ को निकलते हुए जुम्मे की तकरीर के बाद हिंदुओं पर हमला करते हुए भी देखा है। मैंने जहां एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ कुछ समय गुजारे हैं, वहीं पर ऐसे लोगों का भी सामना किया है जिनका उद्देश्य इस देश में आग लगाना, इस देश में नफरत फैलाना यही हुआ करता था। एक शैक्षणिक पृष्ठभूमि है और कुछ व्यावहारिक चीजें सामने से देखी हैं। तीसरा, मेरा परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें 3 संत भी हुए, 3 जैन संत हुए, और उसके कारण से मन में एक आध्यात्मिकता का पुट भी है। तो इसलिए अगर आप थोड़ी शालीनता या जिस तरह की चर्चा आप कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी है, और संघ की शाखा से निकलते हुए संकल्प लेकर हम आगे बढ़े। जीवन को देश के लिए, समाज के लिए कैसे समर्पित किया जा सकता है, यह शिक्षा हमने संघ की शाखा से ली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि सब कुछ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। हम सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल यही जो लोग जानना चाहते हैं, ये नूह का वो महापंचायत, या ये कह लें उस कार्यक्रम में आपका शामिल होना, उस कार्यक्रम के बाद जो चीज़ें, घटनाएं बदली, उसको लेकर लोग तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। क्योंकि आप जब सामने मौजूद हो तो हम किसी और सोर्सेज या किसी और हवाले की खबर न करें, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, हुआ क्या था उस दिन? सिर्फ उस दिन क्या हुआ था इसको समझने से पहले थोड़ा मेवात को समझना पड़ेगा। जी। मेवात वो स्थान है जहां पर 80% मुस्लिम आबादी है, 20% हिंदू रह गया है। वहां पर महाभारत कालीन अवशेष हैं। वहां ऐसा मंदिर भी है जहां पांडवों ने अज्ञातवास में शरण ली थी। तो ऐसा स्थान भी है जहां शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। वहां पुराना भी है जहां के लोग आज भी याद करते हैं, कृष्ण पुनः आना पुनः आना। तो वहां श्रृंगार भी है, श्रृंगार यानी जहां भगवान कृष्ण का श्रृंगार हुआ था। तो ऐसी खूबसूरत
यादों को समेटे हुए वो इलाका है, लेकिन दुर्भाग्य से 100 से अधिक गांव हिंदू शून्य हो गए हैं। लगभग 90 गांव ऐसे हैं जहां 5% से कम हिंदू रह गया है। हिंदुओं की लड़कियों को उठाया जाना, बारातों को लूटना, उनके धर्म स्थलों पर कब्जा करना, ये एक लंबा चौड़ा इतिहास बन गया। जब समाज ने तय किया कि अब इसको बदलना है, तो इसलिए उन्होंने कुछ खड़ा होना शुरू किया। मुस्लिम समाज के कुछ बहुत समझदार लोग भी सामने आए और इन चीजों पर रोक लगनी शुरू हुई। प्रशासन का भी सहयोग वर्तमान सरकार का हमको मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा लग रहा था कि हम एक सही मायने में सह अस्तित्व की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो 3 स्थान हैं, नल्लड़ महादेव का मंदिर, झिर महादेव का मंदिर और श्रृंगारेश्वर का मंदिर, यहां पर हजारों वर्षों से हिंदू जाता है, जलाभिषेक करके अपने आप को धन्य समझता है। विश्व हिंदू परिषद ने केवल इतना किया, इन तीनों स्थान की यात्राओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। ये तीसरा साल था, आराम से चल रही थी। अभी यात्रा चले हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे। ध्यान करना, वहां भाषण एकमात्र मेरा ही हुआ है और संभवतः आपके वरिष्ठ पत्रकार गौरव वहां पर उपस्थित थे जी। मेरे भाषण में इस्लाम के विरोध में, वहां के मुसलमानों के विरोध में एक भी शब्द नहीं था। हम वहां कोई चुनौती देने नहीं गए थे, किसी की चुनौती का जवाब देने नहीं गए थे। हम केवल हिंदू आस्थाओं के प्रकटीकरण के लिए गए थे। अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे यात्रा शुरू हुई कि एकदम से जिहादियों की एक भीड़ आती है और वो भीड़ हिंदुओं पर हमला करना शुरू कर देती है। पत्थर से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद एक छत के ऊपर पत्थर इकट्ठे थे, वहां से पत्थर फेंकने शुरू हुए, पेट्रोल बम फेंकने शुरू हो गए और थोड़ी ही देर में गोलियां चलनी शुरू हो गई। ये समाचार हमको मेवात में कई जगह से मिल रहे थे। एक मस्जिद से ऐलान हुआ जो बाद में पुष्ट भी हो गया और उस ऐलान के बाद सारा मेवात जल रहा था। ये सूचना हमारे पास आ रही थी। हमने यात्रा को रद्द किया और सबको कहा कि एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। बिल्कुल। और हमें लगता था कि नल्लड़ महादेव का मंदिर जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है जी, उन तक प्रवेश का एक ही द्वार है, वो स्थान सुरक्षित रहेगा। वहीं से यात्रा शुरू हुई थी जी। हमने सबको वहां बुला लिया। बिल्कुल। अभी कुछ देर हुए ही थे कि एकदम से एक और भीड़ आती है। सारे वाहनों को जला दिया, पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोगों को गोलियां लगी। तब तक इस सारी प्रक्रिया में 3 घंटे बीत चुके थे। वहां की पुलिस भाग चुकी थी जी। कोई पुलिस वहां पर नहीं थी। हम थे और वो थे और ऐसा लग रहा था जैसे शायद डायरेक्ट एक्शन का दिन उस दिन आ गया था। बिल्कुल। हमने किताबों में पढ़ा था क्या हुआ होगा डायरेक्ट एक्शन पर, उस दिन हमको दिखाई दे रहा था। जी लगभग 4 बजे पुलिस आती है जी। और वो बताते हैं हमको कि उनको नूह की पुलिस लाइन से वहां तक आने में जो 7 किलोमीटर का रास्ता है, जी। 3 घंटे लगे। जगह जगह उन पर गोलियां चली, रास्ते रोके गए, कहीं कहीं गाड़ियां उनकी जला दी गई। बेशक। उन सारे में से जूझते हुए वहां पर पहुंचे और इतने में पहाड़ों से फायरिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। हमारे 2 कार्यकर्ताओं को गोलियां लगती हैं, छर्रे लगते हैं और तब पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग की, हवाई फायरिंग की। उनमें से किसी को लगी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, जी। क्योंकि कारगिल जैसा ही तो दृश्य था। ये नीचे थे और वो पहाड़ के ऊपर थे, निशाना नहीं लगा सकते थे, लेकिन वो फायरिंग रुक गई। बिल्कुल। और सुरेन जी, वहां की पुलिस अधिकारी ने कहा जी, जी। रात होने से पहले, ये जी। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जी 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 जी। हम यहां से महिलाओं को इवैक्यूएट करना चाहते हैं। जरा कल्पना कीजिए उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। बेशक। और इसलिए हमने महिलाओं को इकट्ठा किया। मैं और पुलिस अधिकारी हम स्वयं सामने थे और हमने लोगों को अनुशासित ढंग से बाहर निकाला। व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन उसके बावजूद हम 8 बजे तक पुलिस लाइन पर पहुंच पाए
और वहां से धीरे धीरे उनको इवैक्यूएट किया। जी। ये संपूर्ण घटना का मैंने चित्र आपके सामने रखा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। तमाम दर्शकों को ये जानना, तमाम लोगों को जानना जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं और तमाम चीज़ों को समझना चाहते हैं। इसीलिए आपने कहा था ना, मैंने इसीलिए शुरुआत जब किया तभी मैंने कहा था कि आप जो कहते हैं लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। और इस पूरी घटना को जितने विस्तारित तरीके से आपने रखा, शायद ही कोई रख पाता, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे। लेकिन एक आप ही के तमाम जो ये वक्तव्य हैं उसमें से एक सवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो साफ तौर पे ये पूछना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हुईं, इतने सारे असलहे जुगाड़ कर लिए गए, इतनी सारी चीज़ें हो गईं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत मजबूत सरकार मानी जाती है। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस मेरा सबसे पहला और सबसे बृहद ज़रूरी कार्य होता है, मेरे सरकार की सबसे पहली पाबंदी ये होती है। लेकिन ज़रा बताइए सर कि आखिर इतनी सारी बड़ी प्लानिंग कर ली जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि पुलिस भी वहाँ खड़ी नहीं है। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो पुलिस वहाँ दोबारा भी नहीं लौट पाती। तो ऐसी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े नहीं होते हैं क्या? निश्चित रूप से खड़े होते। इंटेलिजेंस फेलियर था, और अगर इंटेलिजेंस थी और प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। और मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी हैं, क्योंकि ये मामूली घटना नहीं थी, वहां एक बड़ा नरसंहार हो सकता था। बेशक 6 जाने गई, वो नरसंहार टला, ये भगवान की कृपा है। लेकिन मैं समझता हूं जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जांच होनी चाहिए और उस जिम्मेदार अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पे सब कुछ पता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि आप वहां से लौटे थे और आपने जब प्रेस वार्ता की थी उस वक्त आपने घटनाक्रम बताया था, इतने मौजूद तरीके से, इतने क्लियर तरीके से, या इतने साफ साफ तरीके से, पूरे विस्तृत से नहीं जानकारी दी थी आपने। लेकिन क्योंकि जो पहली दृष्टया जो जानकारी थी वो आपने बताई थी और आपने कहा था कि सरकार को इस पर कार्रवाई लेनी चाहिए। ज़रा सोचिए कि आप, मतलब ये मैं आपकी नहीं कहूँगा, ये तो आम जनता की सरकार है, हरियाणा के तमाम जनमानस की सरकार है, हरियाणा के लोगों ने उस सरकार को बनाया। लेकिन सरकार की पहली पाबंदी ये होती है कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से, सुचारू रूप से चल सके। अब ज़रा ये बताइए कि एक राज्य की सरकार जो मजबूत सरकार कहती है, उसके रहते अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो जैन साहब, कैसे कोई आम आदमी सुरक्षित महसूस करेगा? ये जो घटनाक्रम है ये एक दिन की तैयारी नहीं, बेशक पिछले 50-60 वर्षों से तैयारियां चल रही थी। आखिर हिंदू गांव हिंदू शून्य बने, गांव से हिंदू का पलायन हुआ, मंदिरों पर कब्जा हुआ। ये कोई पिछले 4-5-6 साल का विषय नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा था। इस वर्तमान परिस्थिति में, इस वर्तमान घटनाक्रम में सरकार को जो करना चाहिए था, मुझे लगता है वो उसने किया, क्योंकि दोषियों को पकड़ने का प्रयास किया, ठीक, और वो भाग गए, मुख्य दोषी भाग गए। ये मैं आज आपके चैनल पर स्वीकार करने में कोई आपत्ति महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक लंबी चौड़ी सूची थी उन लोगों की, बिल्कुल, उनमें से बहुत लोग पकड़ में नहीं आए। निश्चित तौर पर वो राजस्थान के जंगलों में चले गए होंगे, वहां के मेवात में चले गए होंगे, ऐसा वहां के लोगों का भी कहना है। क्योंकि राजस्थान की सरकार गौ हत्यारों और जिहादियों को शरण देती है, ये मुझे आरोप लगाने में कतई संकोच नहीं है। जैन साहब, आपके साथ सबसे बड़ी बात यही है कि आप साफ गोई से अपनी बात रखते हैं, बहुत क्लियर बात रखते हैं। जी जी आसिफ, मेरा इसीलिए बार बार कहना है एनआईए से जांच होनी चाहिए। बेशक, ये दोषी अधिकारी भी पकड़े जाएंगे। एनआईए से जांच होने पर जो दोषी राजस्थान में छिपे बैठे हैं उनको भी एनआईए जाकर पकड़ेगी, और शायद जिस तरह का न्याय मिलना चाहिए वो न्याय तभी मिल पाएगा जब एनआईए के द्वारा जांच। बेशक ये होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। सरकार की अगर गलती है तो सरकार की भी गलती में जो अधिकारी हैं उनको भी पनिश होना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं वो भागे नहीं जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए। और आपके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है, जब भी हमने बात किया होगा आपकी साफगोई के तमाम लोग मुरीद हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं जैन साहब कि बिट्टू बजरंगी पे आपने एकदम क्लियर कर दिया, जबकि आपने बजरंग दल को देखा है, समझा है, जाना है। आप बजरंग दल को आप पहले संरक्षित कर चुके हैं, आप उसके सर्वे सर्वा रहे हैं। लेकिन मोनू मानेसर पे आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे ही मालूम चला कि मेरे आपसे बात होनी है, तो उन लोगों ने सवाल भेजा है, बहुत सारे दर्शकों ने। तो मैंने सोचा कि अब आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है।
पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूं, हमने बिट्टू बजरंगी का साथ नहीं छोड़ा है। केवल इतना कहा है कि उसके पास बजरंग दल का कोई दायित्व नहीं रहा है। हर वह व्यक्ति जो हिंदू धर्म के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम उसके साथ खड़े हैं। नंबर एक। हाँ, उसके बयान से हम सहमत नहीं, जी उसके कार्यों से हम सहमत नहीं है। लेकिन जहां तक मोनू का प्रश्न है, जी मोनू तो हमारा कार्यकर्ता है। उसका कौन सा वीडियो ऐसा है जो इसको भड़काने वाला कहा जा सकता है? उसके ऊपर कौन सा केस है जिसके ऊपर उसको अपराधी कहा जा सकता है? केवल राजस्थान के केस का जिक्र होता है, और उसके भी अभी 2 दिन पहले भी वहां के डीजीपी ने कहा, पहले भी कह चुके हैं कि चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, वो अपराधी नहीं है। जी और बल्कि मैं ये जानता हूं वो बड़ा गौरक्षक है, और गौ हत्यारे निश्चित तौर पर उसके नाम से कतराते हैं। इसलिए उनको, मुसलमानों को खुश करने के लिए राजस्थान सरकार ने उसके ऊपर केस डाला जो ठहर नहीं पाया, और उन्हीं को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उसको विलेन सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो की बात करेंगे तो जी 2 दिन पुराना है। तैयारी 2 दिन में थी क्या? छतों के ऊपर पेट्रोल बम होना, गोलियां इकट्ठी हो जाना, छतों पर पत्थर इकट्ठे हो जाना, ये हफ्तों की तैयारी थी। मामन खान ने जिस दिन विधानसभा में धमकी दी थी, कोई घुस कर तो देखे, प्याज की तरह फोड़ देंगे, मुझे लगता है वो उकसाने वाला बयान था, और उसी दिन से तैयारी शुरू हो गई थी। इसलिए केवल चर्चा को बिट्टू बजरंगी या मोनू तक सीमित नहीं रखना जी चाहिए। जी ये तैयारियां किसने की, कौन था इस षड्यंत्र के पीछे? अभी एक बिल्कुल। मौलवी का नाम आया जिसने भड़काया लोगों को हम्म मस्जिद से ऐलान करके, हम्म और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं उस मानसिकता को समझने की जरूरत है। हम्म बिट्टू के पीछे या सोनू के पीछे उनको छिपने की जरूरत नहीं है, वो छिप भी नहीं सकते। नहीं, आप ये भी तो मानते हैं ना कि ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं, कोई ना कोई निर्दोष मारा जाता है, पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है। ये बात आप भी समझते हैं। दोषी तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता, ना दोषी कभी किसी तरीके से किसी भी गलती का, गुनाह का सजा पाता है। आप इस बात को मानते हैं ना? आपने भी कहा कि जो दोषी थे वो फरार हो गए, पुलिस जब तक पहुंची तब तक तो चीजें निकल चुकी थी। आप मानते हैं ना ये बात? इसीलिए हम एनआईए की बात कर रहे हैं। दोषी पकड़े जाने चाहिए। अगर मैं दोषी हूं, कुछ लोगों ने कहा हेट स्पीच, तो स्पीच तो मेरी थी भाई, उसमें कौन सा हिस्सा था जो हेट स्पीच के दायरे में आता है? और इसलिए मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, कोई हेट स्पीच नहीं, कोई मोनू मानेसर नहीं, कोई बिट्टू बजरंगी नहीं, ये सब तो बहाने हैं। असली मकसद तो वहां पर हिंदू को जलाना था। ऐसा होना नहीं चाहिए और ना होगा। तो एक चीज़ समझना चाहेंगे हम लोग कि लगातार तमाम लोग पूछ रहे हैं कि 28 अगस्त को भी आप लोगों ने निर्धारित किया है कि आप फिर से शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। आप लोग, इतनी बड़ी घटना हुई है, राज्य सरकार जो आप मतलब बीजेपी की राज्य सरकार है वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, आपने मांग कर दी है एनआईए जांच की। उस दरमियान 28 अगस्त को ये इतनी बड़ी शोभा यात्रा की तैयारी या शोभा यात्रा को सफल तरीके से संचालित कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इसको आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर आगे कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं आप? ऐसा है कि जैसे ही हम यात्रा अधूरी छोड़ी, वहां के समाज ने कहा ये यात्रा पूरी होनी चाहिए, हम करेंगे। उन्होंने जगह जगह पंचायतें की, जिस पंचायत का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने यह घोषणा की। मैं उस पंचायत में उपस्थित नहीं था, और मैं समझता हूं वहां पर यात्रा पर जाना, जलाभिषेक करना हर हिंदू का अधिकार है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है हर परिस्थिति में उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनके लिए व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो भी जरूरी है वो जुटाए। सरकार ने घोषित कर दिया है, हिंदू का अधिकार है, हम जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, लेकिन हम सरकार को भी संकट में नहीं डालना चाहते। इसलिए हमने तय किया है, सरकार को सूचना भी भिजवाई है, हम यात्रा को करेंगे। संख्या कितनी रहेगी, क्या स्वरूप रहेगा, इसके ऊपर बैठकर पंचायत के लोग जिन्होंने यात्रा निकालनी है वो चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, हम किसी प्रकार की लॉलेसनेस क्रिएट नहीं करना चाहते, यात्रा जरूर निकालेंगे, लेकिन
संख्या कितनी रहे, क्या स्वरूप रहे, जी। इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन जैन साहब, ये बात भी तो आप मानते हैं ना कि सरकार पे बहुत प्रेशर होता है, और खास तौर पे अगर वो आपकी अपनी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो आप भी क्योंकि उस संगठन से जुड़े हुए हैं तो आप पे भी बहुत प्रेशर है। अगर ये यात्रा बिहार, बंगाल या दिल्ली या पंजाब में होती तो उतने ज़्यादा सोचने को नहीं पड़ता, आप फिर करते। लेकिन क्योंकि हरियाणा में ये है, और हरियाणा की सरकार पहले से ही बहुत परेशान हाल है, आप खुद भी जानते हैं, समझते हैं, और अच्छी तरीके से इसको आपने एग्जामिन किया है, तो आपको नहीं लगता कि इससे कानून व्यवस्था पे बहुत सारी चुनौतियां आ जाएंगी, उनको संभालना, उनको ठीक करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा? तो क्या उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता कि हम इस यात्रा को आगे बढ़ा सके, या यात्रा जब तक बहुत सारी चीज़ें ठीक ना हो जाए तब तक ना करें, या फिर यात्रा का प्रारूप बदल दें? सरकार ने बहुत चुनौतियों का सामना किया है, सफलतापूर्वक किया है। बेशक। हर चुनौती के बाद निखर के आई है। मुझे लगता है इस चुनौती का भी सामना करने की क्षमता इस सरकार में है। इसके बाद और निखर कर आएगी, और ये तय होगा कि मेवात के अंदर कानून का राज चलेगा या जिहादियों का राज चलेगा। और कानून के अनुसार ही यात्रा निकल रही है, संविधान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत ही यात्रा निकल रही है। ये सरकार हमारे संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। हम सरकार को संकट में डालने के लिए नहीं। आपको ध्यान होगा आसिफ, पूरे मेवात के अंदर सरकार है ये मालूम ही नहीं चलता था। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी के बात। नीचे कुचल देते थे, पुलिस वालों को जान से मार देते थे, उनकी जीपों को जला देते, थाने जला देते थे। साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हब बन चुका था, इकोनॉमिक क्राइम्स का हब बन चुका था, और ऐसा साफ लगता था ये मिनी पाकिस्तान बन गया है। इस सरकार ने ही उसकी इस छवि को दूर किया है, साइबर क्राइम के हब को तोड़ा है, और इसीलिए साइबर क्राइम थाने को जला कर रहा किया इन लोगों ने। इसलिए मैं समझता हूं सरकार इस चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। हम अगर किसी और की भी सरकार होती, भाजपा की ना होती, तो भी सहयोग करते। आज भी हम सहयोग करने को तैयार हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का प्रश्न है, वहां तो संविधान के अस्तित्व की चुनौती है। इस चुनौती का जवाब जो भी सरकार देगी, हम उस सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की। बिल्कुल। आप जब मौजूद हो तो एक दो सवाल बहुत बनते हैं, जो खास तौर पे, ये मैं जानता हूं कि राजनीतिक संगठन आपका नहीं है, लेकिन क्योंकि आप तमाम चीज़ों को बहुत एग्जामिन करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। 5 राज्यों के चुनाव है जैन साहब, 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए क्या कुछ आप लोगों ने भी रणनीति बनाई, कुछ रणनीति बदला हुआ? क्योंकि एक नया महागठबंधन भी तैयार हुआ है, वो भी आप जानते हैं, इंडिया करके, और वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार हर जगह, चाहे राज्यों के चुनाव हो, वहाँ भी हमारी जीत होगी, और 2024 भी हम भारी मतों से जीतेंगे। ऐसे दावों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई समझा नहीं सकता। विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक संगठन नहीं है। बेशक। हम सामान्यतः राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बोला करते, उसमें दखल भी नहीं देते। हाँ, राजनीति को प्रभावित जरूर करते हैं। वो राजनीति की दिशा देश विरोधी ना बन जाए, हिंदू विरोधी ना बन जाए, समाज विरोधी ना बन जाए, इसकी चिंता जरूर करते हैं। लेकिन जैसे ही कर्नाटक में यह कहा गया कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। बेशक। कौन से बजरंग दल पर? कोरोना पीरियड में सारे कांग्रेसी घरों में दुब के बैठे थे, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता जान हथेली पर लेकर कोरोना पीड़ित लोगों के घरों में दवाइयां पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, और अगर कोरोना से कोई मर गया और वाले दाह संस्कार करने से भी कतरा रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पर लेकर उनका दाह संस्कार भी किया। कितने सेवा कार्य हम करते हैं, उन सब का हिसाब किताब कांग्रेस सरकारें नहीं लगा सकती। उस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, और जानते थे नहीं लगा सकते, ये एक राज्य सरकार के बूते का विषय नहीं है। और अभी दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? उन्होंने भी कहा हम प्रतिबंध तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ये गुंडों का संगठन है, कुछ लोग इसमें अच्छे भी हो सकते हैं। जी मुझे लगता है दिग्विजय सिंह शीशे के सामने बैठकर बोल रहे थे, क्योंकि गुंडों का संगठन कौन सा है, कौन अफरा तफरी करता रहा है। एक बार 47 से लेकर अब तक का इतिहास देख लीजिए। जब इंदिरा जी की आपातकाल में अत्याचारों के कारण से गिरफ्तारी हुई थी, किसने विमान अपहरण किया था, कौन सड़क के ऊपर उतरकर आगजनी कर रहा था, छोटी छोटी बात पर किसने 84 में सिखों का नरसंहार किया था। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह अपना इतिहास बता रहे हैं।
मैं आज ये कहने में तनिक भी संकोच अनुभव नहीं कर रहा हूं, ये जो गठबंधन है, जिन्होंने अपने पापों को छिपाने के लिए अपना नाम INDIA रखा है, नाम बदलने से इनकी सीरत नहीं बदल जाएगी। इनकी सीरत वही है। ये निश्चित तौर पर सत्ता में नहीं आने चाहिए। ये देश के हित में भी है, ये समाज के हित में भी है, और देश की राजनीति के हित में भी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की पाबंदी और मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत कम वक्त है, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। बजरंग दल को लेके आपने भी अभी बात जो कही, मेरा यही अगला सवाल था कि स्टैंड अलग अलग क्यों? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कुछ और कहती है, मध्य प्रदेश आते आते कुछ और हो जाती है, तो आखिर राज्यों के साथ स्टैंड ही बदल रहे क्या बजरंग दल को लेकर? और आपसे बेहतर तो बजरंग दल को कोई जानता नहीं। ऐसा है, केवल राज्य को नहीं, समय को लेकर भी इनके शब्द बदलते रहते हैं। ये सुविधा भोगी राजनीतिज्ञ हैं, ये अवसरवादी राजनीतिज्ञ हैं। वहां इनको लगा, क्योंकि हिजाब के मूवमेंट के कारण से बजरंग दल का नाम लेने से शायद मुसलमान का वोट मिल जाए, तभी ध्यान में आया इनको कि यदि इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हिंदू विरोध पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा अब हम बजरंगबली के 1000 मंदिर बनाएंगे। जस्ट इमेजिन, एक दिन पहले कह रहे थे बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, जब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया तो बजरंगबली याद आ गए। यहां पर भी दो मुखी चेहरा इनका दिखाई देता है। कमलनाथ जहां एक और बागेश्वर बाबा की कथा करवा रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और वही दिग्विजय सिंह हिंदू संगठनों पर निशाना लगा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस भ्रम की स्थिति में नहीं है, वो देश को भ्रम में डालना चाहती है, लेकिन देश भ्रम में जाने वाला नहीं है। ये हमारे देश की विशेषता है। बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी हमारे देश में है। सत्ता का परिवर्तन जितनी आसानी से हमारे यहाँ होता है, पूरी दुनिया में नहीं होता। विरोधियों को कैसे सबक सिखाना, ये देश की जनता भली भांति जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही साफ गोई से आपने जवाब दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका। हमारे साथ सुरेंद्र जैन थे, जो तमाम ही सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए हैं। अगले सप्ताह फिर एक बड़ी और ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो बेबाकी से अपनी राय रखते हो। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है।